Okay, student, today's topic is degradation by improper resources utilization and maintenance. तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ improper resources utilization create a major effect to the environment. तो इस टॉपिक में जो हम डिस्कशन हमारा होगा वो सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी, इन सभी टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर उस नेचुरल रिसोर्सेज का हम इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं या उसका इम्प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हैं तो उसके वजह से जो डिग्रेडेशन है उनकी क्वालिटी में, उन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे क्या होती है, डिग्रेड होती है. जैसे अगर हम एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन पढ़ें, द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट. तो साफ पता चल रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का केवल पॉल्यूटेंट की वजह से नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गए, साइड वेस्ट हो गए, वाटर के साथ पॉल्यूटेंट जो है मिक्स होकर के वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेट करते हैं, बट ऑल्सो इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्रैक्टिसेस. बल्कि जो हमारा रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की प्रैक्टिसेस है, अगर वो इम्प्रॉपर मैनर में हो रही है तो भी डिग्रेडेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी में. सॉइल इरोजन, इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज सॉइल इरोजन. द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल top soil takes century, but it can remove very easily due to human activity like over cultivation, unrestricted grazing, deforestation, poor irrigation practices resulting in arid patch of land. तो अगर इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ें तो इससे आपको सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मतलब जो लैंड की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको डेवलप होने में बहुत साल लगे, बट अगर इसको हम प्रॉपर मैनर में इस रिसोर्सेज का, ये जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हम इसका प्रॉपर मैनर में यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, चाहे ओवर कल्टीवेशन, जैसे आप ही देख लो, सॉइल में जो फर्टिलिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, आयंस, ये प्रेजेंट होते हैं. अब अगर सॉइल में अगर हम ओवर कल्टीवेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट या जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज हम ग्रो कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज का, सॉइल में जो प्रेजेंट रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन करेंगी. जो भी आयन है, मिनरल्स आयन है, वाटर है, ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो भी है सब उसका यूटिलाइजेशन करेंगे. और बिकॉज ऑफ दिस ओवर कल्टीवेशन नाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड इज डिक्रीजेज. तो हम ये बोलते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी. अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, अब कहीं पे ग्रेजिंग हो रही है, चरवाहे लगातार उसको चर रहे हैं उस पर्टिकुलर ग्रास ऑफ लैंड को, तो उससे भी जो है सॉइल में जो है डेजर्टिफिकेशन या सॉइल इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपने सुना होगा कि जैसे अगर मान लीजिए डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल इरोजन भी होता है साथ साथ, डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ, क्योंकि जो प्लांट होती है, जो ग्रास होती है, वो लैंड, उसके साथ एक कैपेसिटी है लैंड को होल्ड करने की, होल्डिंग कैपेसिटी होती है. तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, अगर पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस है तो भी जब भी टेम्परेचर हाई होगा तो वो धूल के कण उसमें से उड़ते रहते हैं हवा में. और आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो एकदम बंजर है, कहाँ चले आए. तो बंजर की वजह से रिजल्टिंग इन एरिड पैच ऑफ लैंड व्हेन लार्ज बैरन पैच ऑफ एक्सटेंड मीट ओवर द टाइम. अब यही जो एरिड पैच है ऑफ लैंड का वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है. बैरन लैंड का मतलब है बंजर, इसको बोलते हैं. सो ए डेजर्ट इज क्रिएटेड इंटरनेशनली. इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डेजर्टिफिकेशन इज ए मेजर प्रॉब्लम नाउ डेज, पर्टिकुलरली ड्यू टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन. और लगातार ये शहरीकरण की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो डेजर्टिफिकेशन है वो आपका लगातार ये बढ़ता चला जा रहा. सॉइल के अंदर सॉइल की जो
प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, सॉइल की अपनी वो लॉस होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, चाहे वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग की वजह से हो, चाहे वो ओवर कल्टीवेशन की वजह से हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो, चाहे वो पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस की वजह से हो, इन सभी की वजह से, ठीक है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं वो इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने सॉइल का, हमने जो नेचुरल रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो अब आप देखो व्हाट इज वाटर लॉगिंग। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल। अब अगर हम कहीं भी पर्टिकुलर लैंड को, अगर हम पर्टिकुलर लैंड में अगर हम इरिगेशन प्रोसेस को प्रोसीड कराते हैं या इरिगेशन होता है, तो अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप, वाटर लॉगिंग ड्रा साल्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल में जब वाटर लॉगिंग होगी, कहीं पे सपोज कर लीजिए एक पर्टिकुलर लैंड है और कॉर्नर में थोड़ा सा वो डेप्थ हाई है, नीचे की तरफ मिट्टी है, तो जब आप पानी भरते हैं तो पानी सब सरक करके, पानी सब जो है उसमें से वाटर जो है साल्ट में, जो सॉइल में जो प्रेजेंट साल्ट है उसको एब्जॉर्ब करके वो सीधे जा करके उस पर्टिकुलर जो लो लैंड है वहां पर कलेक्ट होगा और धीरे धीरे सॉइल की सैलिनिटी जो है खत्म हो जाएगी और वो पर्टिकुलर एरिया में ही होगी सॉइल। द साल्ट इज दस डिपोजिटेड a thin crust on the land surface, start collecting at the root of the plant and this will increase the salt content। अब जब साल्ट ये जो प्लांट की रूट के चारों तरफ ये इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, जहाँ पे भी पानी कलेक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ सैलिनिटी, साल्ट कंटेंट ज़्यादा होंगे, उससे ग्रोथ ऑफ क्रॉप जो होगी वो अफेक्टेड होगी। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है वो पूरी तरीके से डैमेज होगी क्योंकि साल्ट कंटेंट या साल्ट की कंसंट्रेशन भी कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ प्लांट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट हैड बीन कम इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और ये सारी समस्या ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन ये देखा गया कि इस वजह से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी ये कॉन्सेप्ट आया उस समय में। तो ये नया टॉपिक नहीं, ये पुराना ही है। अब हम आते हैं कि इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन में एक और टॉपिक आता है, जुड़ता है आपसे, जिसमें आता है डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? यू नो वेरी वेल दैट डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ जो भी हम ट्री है, जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसकी लगातार कटिंग हो रही है और कटिंग होने की वजह से जो फॉरेस्ट एरिया वो डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कहें डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इनटू नॉन फॉरेस्टेड वन। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट अबाउट 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स। अब अगर एस्टिमेशन की बात करें तो जो भी ट्रॉपिकल जोन है उसमें लगभग 40% फॉरेस्ट एरिया लॉस्ट हो चुका है, कंपेयर टू 1% ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में जबकि 1% है। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रीन इन इंडिया। अगर हम इंडिया की सिचुएशन को देखें तो इंडिया में भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस। एंड और अगर हम डाटा को ही कंपेयर करें तो अगर हम इसकी बात करते हैं, डाटा की ही बात करें तो द 20th सेंचुरी ऑफ द फॉरेस्ट कवर्ड 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी इट shrunk 21.54%. So the National Forest Policy 1988 of India has recommended 33% forest cover of the plain and 67% of all the hill. तो अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो फॉरेस्ट ने जो है 30% ऑफ लैंड इंडिया में ये कवर किया हुआ था। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, और सेंचुरी खत्म होते होते ये श्रंक हो गया 21.5%। तो आप देखिए कि एक तरीके से डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया हुआ क्योंकि डिफॉरेस्टेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने के लिए शहरीकरण, अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो हुआ, उसके वजह से जो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है उसको बढ़ावा मिला। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया। जो रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, इसके हिसाब से 33% फॉरेस्ट एरिया प्लेन लैंड में होना चाहिए, 67% हिल में होना चाहिए। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर? यू नो वेरी वेल दैट किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता है। ए नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी contribute to it
वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड सो एज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब फिर अगेन हम वही बात करते हैं, अगर जो हमने शुरुआत किया था कि इन्वायरमेंटल इशू में शुरू में ही कि ह्यूमन एक्टिविटी ही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो इन्वायरमेंटल इशूज हो, चाहे वो पॉल्यूटेंट का बढ़ना हुआ। तो a number of human activity contribute one of the major reason conversion of forest to agricultural land so as to feed the growing human population। तो अगर एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है, अगर उसको हमको भोजन प्रोवाइड कराना है या जो भी चीज़ें हैं, फूडिंग, शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए लैंड चाहिए, और लैंड एग्रीकल्चरल लैंड होगा तभी तो कुछ प्रोड्यूस होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन या उस पर्टिकुलर लैंड को एक्वायर करके हम उसमें क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन प्रोसेस, अर्बन सिटीज़ डेवलप्ड करते हैं, तो शेल्टर और फूड दोनों की डिमांड जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल कहीं ना कहीं लैंड ही फुलफिल करता है। और अगर इस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती रही तो डे बाय डे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज ही करेगा। ट्रीज आर फिक्स्ड फॉर टिम्बर, फायरवुड एंड रैंसिंग फॉर सेवरल अदर पर्पज स्लैश बर्निंग एग्रीकल्चर कॉमनली नोन एज कॉल्ड एज झुम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें कि ट्रीज का रोल क्या है, तो ट्रीज की जो कटिंग होती है, जो जंगलों का ये जो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है जो हो रहा है, वो कई सारे पर्पज, एक तो कुछ कमर्शियल पर्पज है, जैसे लकड़ियों का कमर्शियल भी यूज है, वो सेल्स होती हैं मार्केट में टिम्बर पर्पज के लिए, लकड़ी के लिए, फायरवुड जलाने के लिए, ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, सारे के सारे लोग गैस पे डिपेंडेंट हैं। कैटल रेंसिंग के लिए एंड फॉर सेवरल अदर पर्पज, ठीक है। तो इस तरीके से commonly this is called झुम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूट द डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो प्रोसेस है कि हम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए, चाहे वो घर बनाना हुआ, चाहे वो फायरवुड हुआ, चाहे एज ए फ्यूल, तो ये लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, जिसके वजह से डिफॉरेस्टेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। Has also contributed the deforestation in cells and burning agriculture. The farmer cut down trees of the forest and burn the plant remain। और फार्मर क्या करते हैं, लगातार पेड़ को काट रहे हैं और जो भी रिमेन्स बचते हैं उसको जला देते हैं। The ash is used to fertilizer and land then used for the farming and cattle grazing। जो भी ऐश बचेगा उसका एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, और लैंड के लिए वो फार्मर जो है कैटल ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर कल्टीवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर टू अलाउ द रिकवरी। द फार्मर देन मूव ऑन द अदर एरियाज, रिपीट दिस प्रोसेस। द अर्लियर डेज व्हेन झुम कल्टीवेशन वाज इज प्रिवेलेंस, एनफ टाइम गैप वाज गिवन टू द लैंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन। So with increasing the population, the repeated cultivation, this recovery phase is done away with the resulting in deforestation। तो ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या किया, पहले वहाँ से लकड़ी वकड़िया जो भी है काट लिया, उसका जो ऐश बचा, रिमेन्स बचा, उसका फर्टिलाइजर हमने बना लिया, ठीक है ना। कैटल गेजिंग पर्पज के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। एक तरीके से हम कुछ लोग जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जिसको ये इनका जो काम है, ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में वो पहले अपने चरवाहे के तौर पे, जैसे हम कह सकते हैं कि वो छोड़ देते हैं अपने जानवरों को, उसमें वो चरे रहेंगे, ठीक है। अपना जो भी फूड है, जो ग्रास है, उसको ईट, ग्रास जो भी है, जो भी छोटे छोटे ग्रोइंग प्लांट हैं, उनको उसके थ्रू वो अपनी जो फीड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, और फिर उस एरिया को छोड़ दिया जाता है ताकि वो डेवलप्ड हो, फिर से उसमें प्लांटेशन डेवलप्ड हो, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। तो ये लगातार एक साइकिल है कि भाई एक पर्टिकुलर लैंड पे हमने अप्लाई किया, प्लांट की कटिंग हुई, उसके बाद उस पर्टिकुलर लैंड को छोड़ दिया गया ग्रास को डेवलप करने के लिए, फिर उसके बाद दूसरे प्लेस पर हमने एक्वायर कर लिया, कटिंग की, एज ए फ्यूल, टिम्बर सबको इस्तेमाल किया, तब तक यहाँ पे डेवलप्ड हो जाता था। लेकिन पहले वाले प्रीवियस लैंड पर ये सारी चीज़ें फिर से जंगल डेवलप्ड हो जाता था, फॉरेस्ट। बट अगर हम इसकी बात करें तो उस वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, अगर इधर की बात करें तो लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, रिपीटेड कल्टीवेशन, दिस रिकवरी फेज, वो जो जंगल का वापस निर्माण था वो कम हो गया, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा झुम कल्टीवेशन ये
नॉर्थ ईस्ट एरिया में पर्टिकुलर लोग जो जंगल पे डिपेंडेंट हैं ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों के लिए, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? यू नो वेरी वेल दैट अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इनहेंस द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जंगल खत्म होंगे, तो क्योंकि प्लांट ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, और आपको पता है सी लेवल बढ़ेगा, जो कोस्टल एरिया वो अफेक्टेड होंगे। दैट कुड होल्ड ए लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास एंड लास्ट। सो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर रेंज डिस्टर्ब होगा, तो जो भी हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो जंगलों में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है कहीं ना कहीं वो भी अफेक्टेड होगी। डिस्टर्ब द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी ये डिस्टर्ब करेगा। कॉजेज सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ेगा, मे लीड टू डेजर्टिफिकेशन। और अगर ये लगातार डिफॉरेस्टेशन इसी तरीके से होता रहा तो कहीं ना कहीं जो एक फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे डेजर्ट में भी बदल जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट ए मेजर साइड इफेक्ट, और जिसके वजह से एक विच कॉजेज ए ग्रेट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, डिस्ट्रक्शन होगा हैबिटेट का, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होगी, सॉइल इरोजन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा। सो ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी जनरेटेड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। सो what is reforestation? Is the process restoring the forest that once existed but was removed in the some point at time in the past. अब रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फॉरेस्ट को वापस रीस्टोर करते हैं, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में आकर नेचुरली इन डिफॉरेस्टेड एरिया, हाउएवर वी कैन स्पीड अप बाय द प्लांटिंग ट्रीज ड्यू टू कंसिडरेशन बायोडाइवर्सिटी दैट अर्लियर एग्जिस्टेड। और ये ऐसे भी किया जा सकता है, अगर पर्टिकुलर लैंड पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट नहीं रह गए हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्लांट को वापस जो है स्पीडली जो है प्लांटिंग की जाती है ट्रीज की, ताकि हम उस जंगल को वापस क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। या तो उसको नेचुरल प्रोसेस पर छोड़ दिया जाता है, या उस पर जो भी जिसके वजह से जैसे जिससे जल्दी वो रिकवर कर सके, चाहे वाटर सप्लाई हो या जो भी हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट के अंडर में ये सारी प्रोसेस जो है वापस किए जाते हैं। फिर एक केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये पर्टिकुलर टॉपिक ये दर्शाता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए जरूरी है, ताकि जो है जो फॉरेस्ट एरिया उसको हम बचा सकें, कंजर्व कर सकें, रिजर्व कर सकें, उसको सुरक्षित रख सकें। तो ये भी एक केस स्टडी है। द पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, और इसकी हिस्ट्री बहुत आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन और तमाम, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक हैं इसमें आते हैं। बहरहाल इन 1973 द किंग ऑफ जोधपुर और राजस्थान आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर टू अरेंज वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू पैलेस। 1731 की बात है कि जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने अपने मिनिस्टर से कहा कि भाई आप हमारे लिए न्यू पैलेस बनना, उसके लिए आप जो है लकड़ी का इंतजाम करें। द मिनिस्टर एंड वर्कर वेंट टू फॉरेस्ट नियर द विलेज इनहेबिटेड बिश्नोईज इनहेबिटेड बाय बिश्नोईज, जहाँ पे बिश्नोईज रहते थे, ये अलग लोग हैं, तो ये इनका वहाँ पर आवास था। टू कट डाउन ट्रीज, द बिश्नोईज कम्युनिटी इज नोन फॉर इट पीसफुल को एग्जिस्टेंस विथ नेचर। और ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी थी, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ लोग जो है जंगलों के किनारे रहते हैं, पसंद करते हैं वहाँ पे अपना जीवन, पूरा जीवन वहीं पे बिताते हैं। तो ये जो बिश्नोई समाज के लोग थे, ये इन्होंने दे आर नोन फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस विथ नेचर। द एफर्ट टू कट डाउन ट्रीज बाय द किंग वॉज थ्वार्टेड बाय द बिश्नोई समाज। A Bishnoi woman अमृता देवी showed exemplary courage by hugging a tree, और इसका विरोध भी किया बिश्नोई समाज ने जब वो राजा के आदेश का, और एक एग्जाम्पल भी सेट किया। वोमेन अमृता देवी exemplary courage by hugging a tree, daring king man to cut her first cutting the tree, और उसने ये डेयरिंग भी की कि भाई पहले हमको काटो तब जा करके आपको पेड़ को काटना है। द ट्री मैटर मच मोर टू हर देन हर ओन लाइफ।
सैडली द किंग मैन डिड नॉट नीड हर प्लीज, जो किंग मैन थे उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनी, एंड कट डाउन द ट्रीज अलॉन्ग विथ अमृता देवी। हर 3 डॉटर एंड 100 ऑफ अदर बिश्नोई फॉलोड हर। इस तरीके से वहाँ के जो बिश्नोई समाज के लोग थे उन्होंने उसको फॉलो किया, सभी ने अपोज करना चालू किया इस एक्टिविटी के बाद। दस देयर लाइफ सेविंग ट्री। नाउ वेयर इन द हिस्ट्री डू वी फाइंड ए कमिटमेंट, और अगर हम हिस्ट्री को देखें, इतिहास को पीछे देखें, तो एक तरीके से ये कमिटमेंट नजर आता है हमको टुवर्ड्स द नेचर, टुवर्ड्स द ट्री, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल है जिसका एग्जाम्पल है अमृता देवी, बिश्नोई समाज के लोग। दिस मैग्नीट्यूड व्हेन द ह्यूमन बीइंग सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ इन्वायरमेंट, और ये जो एक एग्जाम्पल जो सेट किया कि इन्वायरमेंट के लिए जो सेक्रीफाइस है ह्यूमंस का, उसको कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूट अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी घोषित किया फॉर द इंडिविजुअल कम्युनिटीज एंड रूरल एरिया डेट शो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज टू डेडिकेशन इन द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। जो ऐसे लोग जो इसको जो है इस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज या डेडिकेशन रखते हैं टू प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। यू मे हैव हियर द चिपको मूवमेंट, मैंने अभी आपको इसके पहले डिस्कस भी किया था, ऑफ गढ़वाल हिमालय 1974। द लोकल एमन शो द एनमरस ब्रेवली इन प्रोटेक्टिंग द ट्रीज, द एक्ट्स ऑफ contractor by hugging them. The people all over the world have acclaimed the Chipko movement. Realizing the significance of the participation by local community, the Government of India 1980s has introduced the concept of joint forest management. और इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, इस सारे सिग्निफिकेंस को, क्योंकि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, चाहे वो अमृता देवी के एग्जाम्पल हो, हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल है, इस दोनों केसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि भाई लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जिससे कि हम फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित उसको रख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं। एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्टिंग मैनेजिंग फॉरेस्ट, और ये जो मिशन था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये लोकल कम्युनिटी के साथ मिल करके उसको फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द फॉरेस्ट कम्युनिटीज गेट बेनिफिट बाय वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो लोकल कम्युनिटी है वो फॉरेस्ट से कई सारे बेनिफिट पाती है, जैसे फ्रूट हुआ, गम हुआ, रबर हुआ, मेडिसिन हुआ। दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन ए सस्टेनेबल मैनर। तो इस तरीके से हम फॉरेस्ट को एक सस्टेनेबल मैनर में कंजर्व कर सकते हैं। आपने देखा तो अगर हम ये कहें डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए रिफॉरेस्टेशन कॉन्सेप्ट आया। रिफॉरेस्टेशन में जॉइंट फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है, here we work closely with the local community for the protecting and managing the forest, to protect the forest, to avoid the deforestation, to establish the reforestation। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो ये आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बेनिफिशियल, मतलब जो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा ये समाप्त होता है। अब ये आता है कि हम इसके NCERTs के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये सारा सब कुछ हो गया। अब मैं इसको एक बार और इसको रिवाइज करा दूंगा, और आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए हो, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर इसमें तीनों मोमेंट को देखें तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980s, अमृता देवी 1731, ठीक है, चिपको मूवमेंट आपका 1974। तो इस तरीके से कई सारे डेट भी हैं, डाटा भी हैं, जिसको आपको, ठीक है ना, मेमोराइज करना है, और ये सारे टॉपिक को हमको याद रखना। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं एक बार जल्दी जल्दी वापस पूरे NCERT को रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट।